हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। मैं हूं साइमा पीरज़ादा और आज हमारे साथ हैं कमाल नायन जी इंडिया से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते कमाल जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत बढ़िया हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस डिबेट शो में बुलाने के लिए। कमाल जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंडिया से कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं? थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। अच्छा, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, जो एकदम सेंट्रल इंडिया में है, और मैं यहाँ बिजनेस करता हूँ। हाँ, मतलब भोपाल जो है मध्य प्रदेश का, सेंट्रल इंडिया का जो स्टेट है उसका कैपिटल है, वहां रहता हूँ मैं। और मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, फाइनेंस का मैं बिजनेस करता हूँ। तो आप बिजनेस करते हैं फाइनेंस का? हाँ, तो हम ये कह सकते हैं आप बिजनेसमैन हैं? हाँ, बिजनेसमैन हूँ मैं। बिजनेसमैन एंड मैं एक प्रकार से कंसल्टेंट हूँ, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी भी करता हूँ। मैं लोगों को सलाह देता हूँ कि लोन लेने के लिए या रिटायरमेंट प्लानिंग, वेल्थ क्रिएशन, इन चीजों के लिए सलाह भी देता हूँ मैं। ओके ओके, सही है। तो कमाल जी, भोपाल की हमें कोई एक खास बात बता दीजिए, मतलब कोई ऐसी खासियत अगर हमें फ्यूचर में विजिट करना हो तो। भोपाल, भोपाल कहा जाता है तालों का शहर, कि यहाँ शहर के अंदर ही कम से कम 5 लेक्स हैं बड़े बड़े, और छोटे छोटे छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, इसलिए यहाँ का मौसम भी बहुत बढ़िया रहता है। समर में शाम को बहुत बढ़िया हवा चलने लगती है। और भोपाल जो है वो ग्रीनरी के लिए भी जाना जाता है, बहुत ग्रीन शहर है और बहुत साफ सुथरा भी है। अभी तक इंडिया में नंबर 1 था इंदौर, जो भोपाल के पास ही है, 150 किलोमीटर दूर पे, और वो भी हमारे स्टेट में है। और नंबर 2 पे भोपाल था क्लीनलीनेस में। तो इंडिया में क्या है, सब सिटीज के बीच में कंपटीशन चल रहा है। हाँ, नंबर 2 है इंडिया में क्लीनलीनेस में। तो इंडिया में गवर्नमेंट ने ऐसा करके रखा है सिस्टम कि हर सिटी के बीच में कंपटीशन चलता है, और जो सबसे क्लीन सिटी है उनको अवार्ड दिया जाता है हर साल, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसा। तो भोपाल हमेशा नंबर 2 रहा है पिछले 3-4 सालों से क्लीनलीनेस में। ओके, तो कमल जी मुझे ये बताइए कि 1947 पार्टीशन दो कौमी नजरियात से स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद मतलब उससे पहले अगर हम देखें तो पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश सब एक ही थे। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अच्छा, नहीं, ये जो ब्रिटिश रूल था, है ना, ब्रिटिश पीरियड में जो भी उनका ब्रिटेन का सोच था इंडिपेंडेंस के टाइम, आजादी देने के टाइम, उन्हें लगा कि यदि इंडिया को दोबारा इतना सब कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा कंट्री बनाएंगे तो दुनिया में बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने, लॉर्ड माउंटबेटन ने डिसाइड किया कि इसको अपन पूरा एक कंट्री नहीं बनाते हैं। अच्छा, लॉर्ड माउंटबेटन थे, उनको वहां की कोई एलिजाबेथ में भेजा था इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए, उनकी जिम्मेदारी थी, है ना। अच्छा, जी, हाँ, लेकिन जो तब इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, चर्चिल थोड़ा शूर आदमी थे, और वो अपने आप को एक परफेक्ट ब्रिटिश जेंटलमैन समझते थे। तो परफेक्ट जेंटलमैन के मतलब होता है कि जो आदमी सूट पहना हो, टाई पहना हो, है ना, और हमेशा उनके साथ उठा बैठा हो, दारू पी रहा हो, उनके साथ नॉन वेज खा रहा हो, सब पोर्क बीफ सब कुछ, वो था परफेक्ट जेंटलमैन विंस्टन चर्चिल की नजरिए में। और ये काम आपके जो कायदे आजम थे वो करते थे। और जी मैं भी अभी यही कहने लगी थी कि कायदे आजम जी की जैसी पर्सनालिटी है, सेम वही पर्सनालिटी उनकी थी। हाँ, और जो इंडिया के थे, मतलब महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, वो उनको सूट नहीं करते थे। किसको? विंस्टन चर्चिल को, क्योंकि ये लोग कभी सूट पहनते नहीं थे, टाई नहीं पहनते थे, और ये लोग प्रोटेस्ट भी, हाँ, और ये लोग प्रोटेस्ट भी करते थे, फ्रीडम मार्च में पार्टिसिपेट करते थे। मतलब एक्चुअली फ्रैंकली यदि बोला जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उतना कुछ खास स्ट्रगल नहीं किया फ्रीडम स्ट्रगल में। जैसा गांधी जी पैदल चलते थे, है ना, दांडी मार्च में पैदल चले, भूख हड़ताल किए, नॉन वायलेंस मूवमेंट चलाए, तो इन चीजों में वो पार्टिसिपेट नहीं किए। लेकिन उनका एम वही था कि हमें मुस्लिम्स के लिए अलग कंट्री चाहिए। अच्छा, ये जो आपकी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री जो पढ़ाई जाती है पाकिस्तान में, उसमें एक बहुत बड़ा, उसमें एक बहुत बड़ी बात छुपाई जाती है जो कभी किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। और आपके शायद हिस्टोरियंस भी यदि जानते हैं या नहीं जानते, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये जो पाकिस्तान का फाउंडेशन, पाकिस्तान बनने का फाउंडेशन जो है, उसका बेस मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, उसके बेस था उनके जो वालिद थे, पूंजा जिन्ना करके। हाँ,
उनकी सोच थी। उनका हिस्ट्री मैं अभी थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि वो थे गुजराती ठाकरे कम्युनिटी से, ठक्कर बोलते हैं। ठक्कर कम्युनिटी बहुत रिच होती है, बहुत वेल ऑफ बिजनेसमैन होते हैं, सब मल्टी मिलियनर्स होते हैं। और तो ये ठाकुर और ठाकरे में कोई डिफरेंस है? हाँ, ये डिफरेंस है। ठाकुर तो जो उत्तर प्रदेश बिहार वाले के जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स, समझे ना। अच्छा, अच्छा। और ठक्कर कम्युनिटी थी, ये क्या है, सेंचुरीज, कई सदियों से अफ्रीका, ओमान और भी कंट्रीज के साथ ये लोग ट्रेड करते आए हैं शिप से। ये लोग हाँ स्टार्टिंग से, तो ये लोग सी फॉरिंग पीपल थे, मतलब जहाजों में बैठ के समंदर को क्रॉस करके जाके व्यापार करते थे, और ये काफी होशियार थे बिजनेस में। तो इनके जो पिताजी थे पूंजा जिन्ना, ये तो वही ठक्कर कम्युनिटी से थे और ये हिंदू थे। फिर इनको बिजनेस में होने लगा लॉस, कि ये क्या बहुत ज्यादा रिस्क लेते थे, और ये थोड़े बहुत ऐसे थे कि ओवर एक्साइटेड, या आपको बार बार इनका माइंड चेंज होता था, कभी कोई बिजनेस कर रहे, कभी कुछ बिजनेस कर रहे, तो उसमें लॉस होता था। कई बार इनको लॉस हुआ। तो इनकी जो कम्युनिटी है वो बहुत क्लोज नेट कम्युनिटी है। क्लोज नेट मतलब सब लोग मिलजुल के डिस्कस करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इन्होंने, उनकी कम्युनिटी वालों ने कई बार इनके वालिद के हेल्प करी, समझे ना, फाइनेंशियली पैसा दिए कि दोबारा आप लॉस हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा आप बिजनेस शुरू करो। तो हमेशा वो फिर अपनी मतलब लापरवाही को या फिर उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करते थे बिजनेस का, इसलिए लॉस होता था। तो आखिर में उनकी कम्युनिटी ने ये बोल दिया कि आप, अब हम आपका हेल्प करना बंद कर देंगे, अब हम इससे ज्यादा आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो इन्होंने क्या, आप के बारे में बता रहे हैं जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फादर थे, उनके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। वो हिंदू थे, ये जो कहानी मैं बता रहा हूँ ये जब हिंदू थे तब की कहानी है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये जो ठक्कर कम्युनिटी है, ये लोग सब प्योर वेजिटेरियन होते हैं, ये कुछ अंडा भी नहीं खाते हैं या कोई नॉन वेज नहीं खाते हैं। अच्छा। तो इन्होंने क्या किया कि कहीं लॉस जा रहा था और कोई हेल्प करने से मना कर दिया इनकी कम्युनिटी वालों ने, इनका जो एसोसिएशन रहता है संगठन, इन्होंने मना कर दिया बार बार हेल्प करके। तो इनने गुस्से में सबसे पहले बदला लेने के लिए इन्होंने शुरू किया फिश का बिजनेस, है ना, मछली का। अच्छा, ठीक है, हाँ जी। तो और मछली के बिजनेस में फिर कमाने लगे पैसा, कि मछली बहुत आसान है, आप नाव में जाओ, दिन भर मछली पकड़ो और लाकर शाम को बेचो ताजी। फिर धीरे धीरे वो होशियार तो थे, धीरे धीरे और भी लोगों से लेकर वो बेचने लगे थे, और धीरे धीरे उनका बिजनेस सही चलने लगा। तो उनकी कम्युनिटी वालों ने एक दो बार उनको वार्न किया कि आप ये बंद करो, अपन तो प्योर वेजिटेरियन है ना। तो इन्होंने बंद नहीं किया, कि इनको इनकम होने लगी थी, अच्छे से बढ़िया इनकी कमाई होने लगी थी। और जब इनकम होना स्टार्ट हो जाती है तो फिर इंसान कहाँ रुकता है। हाँ, फिर इनको लगा कि अब ये बिजनेस मत छोड़ो, है ना। तो जब इनकी कम्युनिटी ने इनको वार्न किया दो तीन बार, ये नहीं माने, तो इन्होंने अपनी कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया मतलब बोल दिया कि कोई हमारी कम्युनिटी वाले इनसे नहीं मिलेंगे, ना इनके बच्चों की शादी होगी, ना कुछ होगी, है ना, अपनी कम्युनिटी में। तो इन्होंने फिर गुस्से में इस्लाम अपना लिया। अच्छा, हाँ। ये चीज तो कभी भी इसमें हमें ये चीज तो कभी भी बताई नहीं गई है कि इस्लाम जो है इससे पहले मतलब कि उनका किससे ताल्लुक था, किस मजहब से या धर्म से ताल्लुक हुआ करता था, ऐसा तो कुछ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जब बहुत पैसा कमा लिए और अच्छे वेल ऑफ हो गए, समझे ना, तो इनका अचानक फिर इन्हें चिंता हुई कि अपने बच्चों की शादी वगैरह का क्या होगा, है ना। तो इन्होंने अपना माइंड चेंज किया। माइंड चेंज करके इन्होंने फिर दोबारा गए अपनी कम्युनिटी लीडर्स के पास और जाकर बोले कि मैं अब दोबारा हिंदू बनना चाहता हूं, और मैं मछली का धंधा वगैरह सब छोड़ना चाहता हूं, और मैं इस्लाम भी छोड़ना चाहता हूं, मुझे आप अपनी कम्युनिटी में एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। अच्छा। तो उनकी जो कम्युनिटी, हाँ, उनके कम्युनिटी के जो लीडर्स थे उन्होंने मीटिंग की, और उन्होंने सोचा कि ये तो आदमी इनका बार बार माइंड चेंज होते रहता है, ये कई बार पैसा भी डुबा चुके हैं अपने से लोन ले लेके, है ना, ये थोड़ा मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्ट रहे हैं हमेशा, कैरेक्टर इनका ऐसा रहा है कि कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया मीटिंग करके कि हम आप इस्लाम अपना लिए हो, आप तो मुस्लिम ही बने रहो, हम आपको अलो नहीं करेंगे। ये था उनका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। इससे उन्हें इतनी गुस्सा आई कि वो बोले कि अब मैं इनको सबक सिखाऊंगा, और इन्होंने अपने बच्चों, हाँ, बदला लूंगा और इनको सबक सिखाऊंगा। और अपने बच्चों को इन्होंने सिखाया कि अब इनसे मतलब हिंदुओं से अपने को बदला लेना है। तो मेन जो सीड जो बोलते हैं ना, जब बीज, पाकिस्तान की बीज तो एक हिंदू के दूसरे हिंदुओं से नफरत के कारण शुरू हुई। नफरत, और उन्होंने, अच्छा, जी आप बोलिए।
हाँ, उन्होंने जो मतलब वो था टर्निंग पॉइंट, उनको कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं जब वापस जाऊंगा कि मैं आप दोबारा इस्लाम छोड़ के हिंदू बनना चाहता हूं, तो ये लोग मना कर देंगे, मतलब रिजेक्ट कर देंगे। वो उन्हें बहुत बड़ा शॉक हुआ, और फिर वो टोटली एंटी हिंदू हो गए। और एंटी हिंदू होकर वो तो सिर्फ बिजनेसमैन थे, कोई लीडर तो थे नहीं। तो अपने बच्चों को फिर उन्होंने ऐसा सिखाया कि अब ये हिंदुओं से अपने को बदला लेना है, इन्होंने अपनी बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी है, और आपको इसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना है। तो आप कुछ पूछ रही थी समा जी, बताइए। मैं ये कह रही थी कि ये जो मोहम्मद अली जिन्ना जो है, उनकी जो फैमिली है, बैकग्राउंड अगर हम देखें तो वो इस तरह से कन्वर्ट हुई थी हिंदुइज्म से मुस्लिम में। हाँ हाँ सही। तो ये सच में ऐसा कुछ हमें पढ़ाया नहीं गया है, और इसके बारे में तो कहीं पर जिक्र भी नहीं है। हाँ, तो उसके बाद देखो लंदन गए थे, तब लंदन में जाकर लॉयर बनना है, बैरिस्टर बनना इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी पढ़ाई मानी जाती थी। उस जमाने में डॉक्टर इंजीनियर का उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, सबसे बड़ी पढ़ाई थी बैरिस्टर बनना, है ना, इंग्लैंड में। तो ये सब ये जवाहरलाल नेहरू भी वेल ऑफ फैमिली से थे, इनके वालिद ने भी भेजा, महात्मा गांधी भी गए और मोहम्मद अली जिन्ना भी गए। और ये सब वैसे महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों गुजराती थे, तो वहां इनकी मुलाकात हुई और ये सब बन गए दोस्त। लेकिन आपके जो कायदे आजम थे, उन्होंने अपना जो मेन एम वो नहीं भूला, कि अपने पिताजी की जो बेइज्जती हुई है उसका वो कभी नहीं भूले। इसलिए इन्होंने जो मतलब जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी ने स्ट्रगल करने का एम दिया, और उन्होंने क्या किया, वो सोचे कि इंग्लैंड के लोगों के साथ ही अपन उन्हीं के जैसे बन जाओ और उन्हीं को खुश करके अपन एक अलग मुल्क ले लो। और उसमें वो सफल भी हो गए, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा विंस्टन चर्चिल को प्रेज किया। लेकिन विंस्टन चर्चिल बोलते थे इंडियंस आर रैट्स एंड इंडियंस आर डॉग्स, है ना, मतलब वो चूहे और कुत्ते के जैसा आबादी बढ़ाते हैं। एक बार बंगाल में फेमिन हो गया था, आप हिस्ट्री पढ़ेंगी तो फेमिन हो गया था और लाखों लोग मर गए थे, कई मिलियंस लोग मरे बंगाल में। और बंगाल इंडिया का सबसे बड़ा, किसकी वजह से? नहीं, फेमिन मतलब भूखमरी के कारण, खाने की चीज सब खत्म हो गई थी, खाना। हाँ, तो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट था, स्टेट था बंगाल, कहीं बांग्लादेश और ये जो वेस्ट बंगाल है इंडिया का, ये मिला के ये सबसे बड़ा स्टेट था। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि इंडियंस ब्रीड लाइक डॉग्स एंड रैट एंड इट डजंट मेक एनी डिफरेंस इफ दे डाई। तो वो आदमी जो था, उसके लिए इंडियंस लोग एक जानवर से ज्यादा कुछ नहीं थे चर्चिल के लिए। हालांकि इंग्लैंड में विंस्टन चर्चिल सबसे बड़ा हीरो माने जाते हैं, कहीं उन्हीं की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीते, समझे ना। तो ये जो चेंज आया, इसके कारण क्या हो गया कि मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा अपने पिताजी जैसे, अपने वालिद जैसे, वो भी आखिर तक डबल माइंड ही रहे। जैसा उन्होंने बॉम्बे में अपना जो बंगला था वो कभी बेचा ही नहीं, कि उनका ये था एक न एक दिन मैं इंडिया वापस आ जाऊंगा, और वो कभी उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया कि मैं इंडिया हमेशा के लिए छोड़ दिया हूं। तो ये जो स्टार्ट हुआ प्रक्रिया, ये पाकिस्तान के जो नेक्स्ट मतलब लीडर्स थे और वहां का जो एजुकेशन सिस्टम था, इसने कंटिन्यू किया। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि आपको जो सच्चाई है वो छुपाई गई है और पूरी तरह से बताई नहीं गई। जैसे अभी मैंने जो आपको जो ये जो वाक्य बताया है, ये मेरे को लग रहा पाकिस्तान, पाकिस्तान में 99% लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये पढ़ाई, क्योंकि ये उनकी ईगो पे बहुत बड़ा हर्ट होएगा। यदि आप कोई भी वहां का लीडर या कोई प्रोफेसर या बड़ा आदमी यदि बोल दे कि एक हिंदू ने हिंदुओं से नफरत किया इसलिए पाकिस्तान बना, ये उनको माइंड कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा इस बात को। और ये जो हमारे इसमें बताया गया है ना, वो तो यही बताया गया कि मतलब कि कहीं पर ये बताया भी नहीं गया कि हमारी जो हिस्ट्री है वो सनातन धर्म से भी बिलोंग करती है। मतलब पहले क्या हिस्ट्री हुआ करती थी वो तो आज के दौर में कहीं पर भी हमें पढ़ने को नहीं मिला। इवन दो मैंने भी, मुझे इससे पहले नहीं पता था, तो मैंने भी सर्च किया, रिसर्च किया, देखा, फिर उसके बाद मुझे पता चला कि हमारी जो पार्टीशन से पहले की जो हिस्ट्री पीछे चले जाए तो हमारे दादा परदादा जो लोग थे वो लोग तो मतलब सनातन धर्म से इनका ताल्लुक था। हाँ, जैसा वही इंग्लिश में कहावत है कि पीपल हु फॉरगेट देयर हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। तो ऐसा आपके जो थिंकर्स थे या जो मतलब आपके मुल्क के जो बड़े लीडर्स थे, उनने ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान की हिस्ट्री जब से इस्लाम आई तभी से शुरू होगी। उसके पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से 2000-3000 साल पहले क्या हुआ था, वहां क्या संस्कृति थी, कल्चर था, ट्रेडिशन था, वो कुछ भी नहीं पढ़ाया जाए पाकिस्तान में। और उन्होंने क्या किया कि एक प्रकार से अपने आप को जो
वेस्टर्न बॉर्डर है, मतलब अरब कंट्रीज हैं, टर्की है, उनके साथ ज्यादा जोड़ लिया, और वही आपके लिए हीरो बन गए। उन्हीं के आप जनरली पाकिस्तान में आप जाओगे, कहीं भी आप बात करोगे तो वो सब वहीं की, दुबई में ये है, दुबई में वो है, सऊदी में ऐसा है, टर्की में वैसा है, वहीं की 24 घंटे सब तारीफ करते हैं, है ना। जी जी। तो सब बहुत बढ़िया तो है वहां, कुछ बुरा नहीं है, लेकिन वहां सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, उनकी पूरी इकोनॉमी सिर्फ एक चीज पे बेस्ड है, और वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के अलावा वो साइंस और टेक्नोलॉजी और इन चीजों में किसी में वो आगे नहीं बढ़ पाए। आपके कंट्री में आप बड़े से बड़े मौलाना के घर जाओगे आप, और उनसे बोलोगे आपके घर की 50 चीजों की लिस्ट बनाओ और इसमें दिखाओ कि अरब कंट्रीज की बनी हुई कितनी चीजें हैं, तो ज्यादा ज्यादा एक आध कपड़ा वपड़ा मिलेगा उनका, है ना। उसके अलावा कोई चीज नहीं मिलेगी आपके यहाँ साहब, या तो वेस्टर्न कंट्रीज की मिलेगी या चाइना की मिलेगी। तो ये जो इसको बोलते हैं कि लिविंग इन अ ड्रीम वर्ल्ड, है ना, ये जो सपने की दुनिया की तरफ लेके जाया गया है, इसके मारे क्या होता है कि आदमी का दिमाग क्रिएटिव नहीं होता है ना। आदमी क्या है, हाँ, क्रिएटिविटी से आदमी दूर चले जाता है, और उसमें क्या होता है कि वो एक सपने की दुनिया में जीने लगता है। और इंडिया बारे में हमेशा ओपन माइंडेड रहा है। अच्छा, इंडिया जब से इंडिपेंडेंट हुआ है, और उससे पहले भी हजारों साल से इंडिया में जो हिंदू कम्युनिटी है यहाँ की, इंडिया की, वो एजुकेशन पे बहुत फोकस्ड है, पढ़ाई लिखाई में और एजुकेशन में, और यहाँ बहुत बड़ा प्रेस्टीज और प्राइड माना जाता है एजुकेशन का। तो इसके मारे क्या हुआ कि ये जो अभी नया जो रेवोल्यूशन आया, देखिए इसके पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाले चल रहा था, जब से आईटी रेवोल्यूशन आया, इंडिया ने एकदम जंप मारी और आईटी रेवोल्यूशन में सबसे आगे एंटर कर गया। और उसमें क्या हुआ कि एकदम इंडिया तरक्की करने लगा। और ये जो आपके पाकिस्तान में आजकल जिसको देखो बोलते हैं आईआईटी इंडिया में है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ जी जी। तो एक्चुअली जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये नहीं कि अभी शुरू हुई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तो 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी, जब इंडिया इंडिपेंडेंस होने के 7-8 साल बाद इंडिया की जो सरकारी कंपनियां थी, जिसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, उसमें जॉब्स क्रिएट करने और उसमें अच्छे इंजीनियर्स के लिए। और जो आईआईटी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, 1000 लोगों में सिर्फ एक ही बच्चा सेलेक्ट होता है। मतलब दुनिया का एक तो टफेस्ट एग्जाम है। जैसे मैं भी 90% मार्क लेके मैं नहीं आ पाया आईआईटी में। हालांकि जब हम लोग पढ़ते थे तब इंडिया में सिर्फ 5 आईआईटी थी, और सिर्फ 800-900 सीट थी। अब हो गई है 23-24 आईआईटी हो गई है, हर स्टेट में एक खोलते जा रहे हैं, और लगभग 11,000 सीट हो गई हैं। तो ये जो आईआईटी है, इस टाइप का इंजीनियरिंग कॉलेज कोई ना आज तक अमेरिका खोल पाया है, ना जर्मनी खोल पाया है, ना जापान कर पाया है, ना चाइना कर पाया है। तो उन्हें मालूम है अमेरिका, हाँ, इंडिया का ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, सिलेक्शन प्रोसेस में यदि आप मोदी जी चाहें अपनी सिफारिश से भी किसी का एडमिशन नहीं करा सकते। वो तो जो मार्क लेगा 98%, 99% वो ही वहां सेलेक्ट होएगा। तो उसमें क्या होता है, जो सबसे ब्रिलियंट लोग ही आते हैं, और ब्रिलियंट लोग आके फिर उनको और हायर ट्रेनिंग दिया जाता है, और फिर जो टॉपर्स रहते हैं उनको दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां 1 करोड़ 2 करोड़ सैलरी का पैकेज देके वही कॉलेज से ही भर्ती कर लेती हैं। तो जी कमाल जी, आईटी जो है अब जो है यहाँ पर भारत में, क्योंकि हमारे मीडिया में भी ये चीज दिखाई जाती है कि बहुत ही ज्यादा आगे निकल आई है इंडिया में, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 57 से ही स्टार्ट हो चुकी थी, और अभी जो है मतलब कि अभी ज्यादातर इसको हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि जितनी ज्यादा इसकी, जैसे दुबई में भी आईटी जो है वो उसके एक्सपर्ट्स जो है वो इंडिया से ही है। पूरे दुनिया में आप देखोगे, जापान हो, जर्मनी हो, या इवन चाइना आप जाएंगी, चाइना की जो टॉप आईटी कंपनीज है उनमें भी सब इंडियंस ही बैठे हैं। क्योंकि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंग्लिश बेस्ड है। चाइना और इंडिया में ये फर्क है कि चाइना का जो एजुकेशन सिस्टम है वो चाइनीज लैंग्वेज में है, इसलिए वो हार्डवेयर में बढ़िया है, मोबाइल फोन बनाने में, कंप्यूटर बनाने में, लैपटॉप बनाने में, लेकिन सॉफ्टवेयर में वो कमजोर है। वो इंग्लिश में बहुत ज्यादा, हाँ, सॉफ्टवेयर मतलब जो सॉफ्टवेयर डेवलप होता है ना, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, जैसे गूगल है, उससे एक कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम है ना, अमेज़न एक कंप्यूटर के अंदर सिर्फ प्रोग्राम है। तो इसमें जो है वो लोग कमजोर हैं, और इसमें अमेरिकन आगे हैं और इंडियंस आगे हैं। लेकिन फर्क ये है कि अमेरिकन को जिसको जो काम उन्हें चाहिए 10 लाख रुपए सैलरी में करते हैं, वो इंडियंस 50,000 रुपए की सैलरी में कर लेते हैं, है ना। तो इतना चीप, मतलब 10 टाइम्स 20 टाइम्स चीपर इंजीनियर मिल जाता है, और वो जनरली अमेरिकन से ही ज्यादा ब्रिलियंट होता है। वो इंडियंस को बहुत ज्यादा मिलती है। अच्छा, दूसरी एक मैं बात बताता हूँ सलमान जी, देखो ये भी एक बहुत बड़ा एक प्रकार का विरोधाभास है। हाँ बताइए।
कमाल जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्यों है कि इंडिया जो है वो आईटी में इतना आगे निकल गया, टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल गया। वहीं पर ही जब हम पार्टीशन के ऊपर ही बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे दोनों कंट्रीज बनी है 1947 में, लेकिन उस टाइम पे सुनने में आता था कि पाकिस्तान इंडिया से भी ज्यादा अमीर होता था उस टाइम पे जब डिवाइड हुआ था। तो उसकी करेंसी भी बहुत अच्छी थी और अमीर कंट्रीज में उसको भी शुमार किया जाता था। लेकिन आज के वक्त में अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान जिस तरह से कोलैप्स हो गया है और फिर ऊपर से करेंसी बहुत ज्यादा डाउन हो गई है, डॉलर का रेट आप देखते हैं तो कितना ऊपर चला गया। तो आईटी को अगर हम देखते हैं तो आईटी में पाकिस्तान में आईटी में लोग नहीं आ पा रहे, मतलब आईटी पे किसी का फोकस नहीं है। तो जबकि इंडिया का 100% आईटी पे फोकस भी है और पूरी दुनिया में इस वक्त इंडिया छाया हुआ है आईटी पर, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, आप जो कह रही है ना, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। देखो अपन आते हैं इस पे कि आपने बोला ना इंडिपेंडेंस जब हुआ तो पाकिस्तान आगे था, इंडिया पीछे था, मतलब पर कैपिटा इनकम बारे में, एवरेज इनकम में, लेकिन पाकिस्तान की आबादी कम थी। हालांकि पाकिस्तान में ये भी पॉपुलेशन कम था। हालांकि पाकिस्तान में ये भी कहा जाता है कि इंडिया बहुत गुर्बत थी, इंडिया में सड़क पे सब सोते थे, तो ये भी सब झूठ है। एक्चुअली इंडिया में टाटा बिरला जैसे बिजनेसमैन, टाटा वाले वो 5th जनरेशन के बिजनेसमैन है ना। ब्रिटिश टाइम में 150 साल पहले उन्होंने टाटा स्टील करके जमशेदपुर में पूरी सिटी को डेवलप किया और बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में है टाटा स्टील की। और टाटा मोटर्स करके जो कंपनी है जो कार बस वगैरह बनाती है, ट्रक है ना, वो टाटा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कहा जाता था, वो भी लगभग 100 साल 125 साल पुरानी है जी। तो ये क्या हुआ, हाँ, मेन बात क्या है कि जब इंडिपेंडेंट हुआ, मतलब एक्चुअली इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, पाकिस्तान इंडिया से कट के बना। तो ये जो बोलते हैं 14 अगस्त को पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया है, ये भी गलत है कहीं। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तभी तो उसमें से कट के कुछ बनेगा। अभी जैसा मैंने फ्रिज में एक एप्पल रखा है, आप मेरे पास मेरे घर आई, मैं बोला एप्पल है या केक है, अपन खाएंगे, तो जब मैं फ्रिज में से निकाल के उसको काट के देगा तभी तो आप खाएंगे। आप बोल रहे हैं कि मैं घर में आई और मैं उसके पहले ही खा गई, तो ये तो टाइम ट्रेवल जैसा हो गया, पॉसिबल है ही नहीं, है ना। तो अच्छा वो बात छोड़ते हैं, हाँ चलो ये बात छोड़ते हैं अपन। हुआ क्या कि जब इंडिया एंड पाकिस्तान हुआ 1947 में, तो इंडिया ने गलत राह चुनी और पाकिस्तान ने सही राह चुनी, ठीक है। वो ऐसा हुआ कि जो जब इंडिपेंडेंट हुआ तो पाकिस्तान के भी बड़े बड़े जनरल, एयरफोर्स के पायलट, ये सब अंग्रेज थे और इंडिया में भी सब अंग्रेज थे, ब्रिटिश मतलब इंडिया में मान चलो 55-60 तक ब्रिटिश फाइटर पायलट थे जो इंडियन एयरफोर्स में काम करते थे, और पाकिस्तान में भी थे, रिटायर होने के बाद वो गए, समझे ना। तो इंडिया ने क्या किया, जो जवाहरलाल नेहरू ने, वो ज्यादा इंप्रेस थे सोवियत रूस से, जो यूएसएसआर बोलते थे, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, है ना। तब ये उसके बाद ही यूएसएसआर टूट के अब 14-15 देश बन गया है। तो यूएसएसआर जो था रशिया, वो था एक कम्युनिस्ट कंट्री, और वो लोग हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे प्राइम मिनिस्टर, वो उनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस थे। तो उन्होंने क्या किया कि बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां बनाई और जो प्राइवेट कंपनीज थी उन पर सब पर रोक लगा के रखी। लाइसेंस राज बोला जाता था कि इंडिया में जैसा 5 लाख बजाज स्कूटर करके बहुत बड़ी कंपनी थी इंडिया में, जो आज भी मोटरसाइकिल वगैरह बनाते हैं, बजाज स्कूटर की, हाँ काफी फेमस है। तो तब बजाज स्कूटर की 5 लाख स्कूटर की डिमांड थी, लेकिन उनके पास सिर्फ 1 लाख स्कूटर बनाने का लाइसेंस था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का सोचना था कि इंडिया में किसी को अमीर नहीं बनने दिया जाए, है ना। सबको कंट्रोल में रखो, सबको कंट्रोल में रखो। सोशलिज्म तो वही है कि ना किसी को अमीर बनने दो, ना कोई गरीब रहेगा ना अमीर बनेगा, सब बराबर रहेंगे। तो इंडिया में क्या होता था कि सब ब्लैक में बिकती थी स्कूटर, समझे ना। तो मतलब हाँ ब्लैक में, मतलब आपने तब 4000 की स्कूटर खरीदी, जब 4000 में मिलती थी, और अगले दिन ले जाकर बाजार में आप 8000 की बेच दिए। कई लोग तो यही काम करते थे, भोपाल में एक स्कूटर बुक किए, ग्वालियर में एक बुक किए, इंदौर में एक बुक किए, दिल्ली में बुक किए, और जैसे ही स्कूटर मिली उसको डबल रेट में बेच दिए। तो यहाँ क्या रहा कि जवाहरलाल नेहरू का जो, अच्छा जवाहरलाल नेहरू ने दूसरी गलती क्या की, उनने सब हथियार सोवियत रूस से खरीदना चालू किए। तो जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो पाकिस्तान को सारे पुर्जे मिले, ब्रिटेन और अमेरिका पाकिस्तान की तरफ हो गया और वो इंडिया से नाराज हो गए। और इंडिपेंडेंस के बाद अमेरिका को हमेशा डर था कि ये जो फैमिली है, कौन सी, नेहरू फैमिली, ये भी डिक्टेटर बनके कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना के यहाँ कब्जा करके बैठ जाएंगे, राजा महाराजा जैसा, समझे ना। और उनको हाँ जैसा मान चलो नॉर्थ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में चौथी 5वीं पीढ़ी वही है ना, वो तो किंग के पीढ़ी जो है, उनके बाप दादा परदादा सब प्रेसिडेंट थे, अब वो भी है। और यही चल रहा है क्यूबा में, कई कम्युनिस्ट कंट्रीज में। चाइना में नहीं, वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है ना। अरब कंट्रीज ने साफ कह दिया है कि हमको डेमोक्रेसी में कोई बिलीफ नहीं है,
और हाँ, और जो उनका जो सिस्टम है वो बोलते हैं कि वही ये जो सिस्टम क्या है वो शेख्स रूल करेंगे और उन्हीं के कंट्रोल में सब कुछ रहेगा। तो ये जो है वो बोलते हैं ये हमारा सिस्टम परफेक्ट है ना। और उनके वो फैमिली रूल चलते रहता है। सऊदी अरब की जो रॉयल फैमिली है उसमें तो 40,000 मेंबर हैं, तो देश का 20-25% रेवेन्यू वही खा जाते हैं। हर आदमी के पास एरोप्लेन है, कहीं लंदन जा रहा है, कहीं अमेरिका जा रहा है, सब मौज मस्ती कर रहे हैं और वहां रूल्स बना के रखते हैं। चलो अपन वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे, अपन यहाँ आते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, एक ही आपसे थोड़ा सा क्योंकि मेरे माइंड में आ गया, तो आप मुझे इतना बताइए कि क्या ये सही नहीं है क्या अगर एक ही पार्टी जो है वो रूल कर रही है, तो इससे आपको नहीं लगता कि यूएई में इतनी डेवलपमेंट आई है? जैसे पाकिस्तान में अगर हम देखें तो डिफरेंट पार्टीज जो है वो रूल तो कर रही है, लेकिन कंडीशन आप देख लें कि क्या हो गई है, तो वर्स्ट से भी वर्स्ट होती जा रही है। अगर हम यूएई को देखें तो उनकी एक ही जो है ना वो चला रहे हैं, एक ही किंग है, शेख है, वो चला रहे हैं और वो तरक्की करते जा रहा है बहुत तेजी से, समझ गया। और चाइना में भी जैसा वो चाइना का जो शी जिनपिंग है उसको बोल दिया कि वो जब तक जिंदा है तब तक वही प्रेसिडेंट रहेगा, समझे आप सैमा जी। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो 2000 साल पहले प्लाटो करके एक बहुत बड़े ग्रीक फिलोसोफर थे और ग्रीस में सबसे पहले डेमोक्रेसी शुरू हुई। तो प्लाटो ने अपनी फिलोसफी में साफ लिखा है कि डेमोक्रेसी इज ऑलवेज अ मीडियोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी हमेशा एवरेज ही रहेगी। और जो डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप मतलब वही जैसा नॉर्थ कोरिया हुआ, चाइना भी एक प्रकार से डिक्टेटरशिप है कि वहां एक ही पार्टी है, आप उनके खिलाफ कभी कुछ बोल नहीं सकते। इवन वहां कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है सरकार के खिलाफ कुछ बोलने की। कोरिया में भी ऐसा है। हाँ, नॉर्थ कोरिया में भी ऐसा है, साउथ कोरिया में तो डेमोक्रेसी है। तो ये क्या होता है कि जब किसी कंट्री में डिक्टेटरशिप रहता है तो यदि वो डिक्टेटर सही डिसीजन लेता है तो देश बहुत तेजी से तरक्की करता है। लेकिन यदि उसने एक गलत डिसीजन लिया तो देश एकदम डाउन चले जाता है और बर्बाद हो जाता है। मतलब वो कभी एवरेज पे नहीं रहता, या तो सबसे ऊपर चले जाएगा या सबसे नीचे चले जाएगा। वही जैसे जो घड़ी का पेंडुलम रहता है ना, इधर जाता है फिर लौट के आता है वो बीच में रुकने के लिए, लेकिन उसका स्पीड इतना हो जाता है कि दूसरी तरफ होकर ऊपर चले जाता है। तो इस टाइम पर डेमोक्रेसी में क्या है कि डेमोक्रेसी में स्लो प्रोग्रेस होता है, कि वहां हमेशा क्रिटिसिज्म होता है, ऑपोजिशन पार्टीज का काम है क्रिटिसाइज करना। और लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज बहुत तेजी से तरक्की भी नहीं करते हैं लेकिन एकदम बर्बाद भी नहीं होते हैं। अच्छा, दुनिया में देखो अपन देखते हैं कि दुनिया में सबसे आगे कौन है, उसी को दुनिया फॉलो करती है ना। तो अमेरिका आज की तारीख में सुपर पावर है और दुनिया में सबसे आगे वही है। और ये तब तक आगे रहेगा जब तक दुनिया के दूसरी कंट्रीज के लोग जाके वहां सेटल होते रहेंगे। तो जिस दिन वहां सेटल होना बंद कर देंगे बाहर के लोग जाके, उस दिन अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा। तो अमेरिका में तो डेमोक्रेसी है, उसको देख के अमेरिका ने भी जो एसोसिएशन बना के रखे हैं, जैसे कई एसोसिएशन है अमेरिका के, उसमें वो सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्रीज को ही शामिल करता है और जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उन पर वो उतना विश्वास नहीं करता है। तो डेमोक्रेसी में प्रोग्रेस तो स्लो है। जैसे चाइना हो गया या फिर नॉर्थ कोरिया हो गया, रशिया भी वैसे हो गया है। पुतिन ने अपने आप को 2036 तक प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर लिया है, तो नाम के लिए रशिया डेमोक्रेसी है लेकिन अभी वहां डेमोक्रेसी है नहीं। अच्छा ना। हाँ, अभी आपने जो बात आई दुबई की, तो दुबई क्या हो रहा है कि दुबई क्योंकि सऊदी अरब और कुवैत कतर वगैरह वहां एकदम सबको कंट्रोल में रखा जाता है हर प्रकार से। वहां कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई फ्री थिंकिंग नहीं है ना। तो दुबई ने सोचा कि इनको सबको अपन इनको सारे एंटरटेनमेंट और फ्री थिंकिंग और एंजॉयमेंट प्रोवाइड करो और इनका वेल्थ अपन धीरे धीरे अपने पास लाओ। तो धीरे उससे दुबई बहुत तरक्की कर गया और बहुत आगे बढ़ गया। लेकिन अभी जो सऊदी अरब का किंग MBS है ना, मोहम्मद बिन सलमान, उनने बहुत बड़े चेंजेस ला रहे हैं और आप देखेंगे 5-10 साल में सऊदी अरब भी एक प्रकार से दुबई जैसा बन जाएगा। अभी वहां सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, डिस्को खुल गए हैं, वहां फिल्म फेस्टिवल चल रहे हैं, इंडिया के अभी फिल्म स्टार गए थे वहां। तो अभी अब क्या होएगा? जी अभी सऊदीया में ये भी सुनने में आ रहा था कि अभी वहां पर एक स्मार्ट सिटी बन रही है, मतलब एक पूरा अलग से शहर बस रहा है जहां पर हर तरह की अय्याशी होगी, मतलब पार्टी डिस्को वगैरह शराब हर चीज वहां पर मिलेगी। तो लेकिन सऊदीया में तो बिल्कुल एक अलग तरफ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नहीं, वो क्या है कि देखो वो तो सऊदी का जो किंग है MBS मोहम्मद बिन सलमान, वो ले रहे हैं बहुत बड़ा रिस्क। एक न्यूयॉर्क का सिटी बना रहे हैं जो जिसका लेंथ ही होगा 170 किलोमीटर। इतना लंबा शहर, आधा किलोमीटर चौड़ा ब्रेथ रहेगा, वो पूरा कनेक्टेड रहेगा। और उसमें जो है वो सोच रहे हैं कि फॉरेन कंपनीज आए, फॉरेनर्स आए और उसको सऊदी अरब को यूरोप जैसा बनाना चाहते हैं। इसलिए वो धीरे धीरे वहां के कानून बदल रहे हैं, क्योंकि अब उनको डर लगने लगा है कि जैसा जैसा जो इलेक्ट्रिक कारें अभी आने लगी हैं, है ना,
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब टू व्हीलर भी आ गए हैं। तो जिस दिन दुनिया में 50% से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने लगेंगे, तो ये दुनिया में एक दिन ऐसा आएगा कि इनके पास बहुत ऑयल तो रहेगा, क्रूड ऑयल, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं रहेगा। अच्छा, क्रूड ऑयल भी इनके पास जो है वो ऐसा तो है नहीं कि नहीं कंपनी में प्रोड्यूस, क्या पढ़े, मैं समझा नहीं आप क्या बोल रही हैं समझिए। तो इनका जो ऑयल है ये भी लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसे कुवैत में 40-50 साल के लिए ऑयल है, सऊदी अरब में 60-70 साल के लिए ऑयल है, इस रेट से जिस रेट से निकाल रहे हैं, और एक दिन ये खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे? तो अब उन्हें डर लगने लगा है कि अपन यदि प्रोग्रेस नहीं करेंगे तो अपन पिछड़ जाएंगे। हाँ, पीछे आ जाएंगे दोबारा से। हाँ, अच्छा, दूसरी अपन वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, इंडिया पाकिस्तान के। देखो ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक हुआ है ना, वो ये है कि अंग्रेज बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट है अंग्रेजों का कि जस्ट वॉक अवे विदाउट लुकिंग बैक एट योर शोल्डर्स। जैसा उन्होंने इंडिया पाकिस्तान को आजादी दी, वो सब कुछ छोड़ के चले गए, समझे ना? उसी प्रकार से क्या हुआ कि जियाउल हक आए पाकिस्तान में 1977 में, है ना, और उन्होंने सबसे ज्यादा 1988 तक, मतलब लगभग 10-11 साल उन्होंने पाकिस्तान पे हुकूमत की। इतनी हुकूमत किसी ने नहीं की है। उसी दौरान क्या हुआ कि 1979 में सोवियत रूस ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया और कब्जा कर लिया। तो अमेरिका चालाक तो है ही, समझा? तो अमेरिका का जो CIA है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, उसने क्या किया, उसने अपना दिमाग चलाया कि अपन कम से कम पैसा खर्च करके सोवियत रूस के साथ अफगानिस्तान में कैसा लड़ सकते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान में एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया, जिसको वो कहते थे अल्लाह सोल्जर। मेरे पास, हाँ, सोल्जर मतलब अल्लाह के सैनिक, है ना। और उन्होंने मुजाहिदीन डेवलप करना चालू किया। मैं जब बचपन में छोटा था तब मेरे को याद है कि टाइम या कोई मैगजीन में आया था कवर पेज, उसमें इमरान खान की फोटो थी क्रिकेट बैट लिए हुए, और इमरान खान के पीछे पश्तून और लोग खड़े हुए हैं, सब अपने अपना राइफल लिए, और उसमें लिखा था अल्लाह सोल्जर्स, मतलब अल्लाह के सैनिक। और अल्लाह के सैनिकों को डेवलप करके उन्हें अमेरिका समझ गया कि अपन बहुत सस्ते में इनको भड़का के और इनके दिमाग में भर के ब्रेन वॉश करके अपन सोवियत रूस से लड़ सकते हैं, कि इनसे बोल दो कि ये जिहाद है और ये सब काफिर है सोवियत रूस वाले और इनको मारना है। तो अमेरिका उसमें कामयाब भी हो गया, सफल हो गया। एक दिन सोवियत रूस छोड़ के भागना पड़ा अफगानिस्तान को। लेकिन जियाउल हक ने यह गलती की कि पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलने लगे उसमें, और कई लोगों की, हजारों लोगों की रोजी रोटी चलने लगी। मिलिट्री जनरल्स को कमीशन मिलने लगा, अच्छी पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के थ्रू पेट्रोल जा रहा है अफगानिस्तान, कपड़े जा रहे हैं, टैंक जा रहे हैं, हर चीज जा रही है अमेरिकन आर्मी के लिए। तो उसमें उनको आने लगा बहुत मजा, है ना, एंजॉयमेंट होने लगा, और उनको लगा कि ये हमेशा चलते ही रहेगा। फिर क्या हुआ कि जब अमेरिका, सोवियत रूस वापस हो गए, तो भी फिर अमेरिका को पाकिस्तान ने पटाया कि कैसा, तो भी बहुत खतरा है अफगानिस्तान में, वहां सब कबीले हैं ना, बारबेरिक ट्राइब्स बोलते थे, है ना, बारबेरियंस टाइप के हैं, जहाँ कानून नियम कुछ नहीं है, इसलिए अमेरिका को हमेशा इधर ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जब अमेरिकन आर्मी अभी विड्रॉ करके गई, तो इमरान खान ने बार बार कहा कि यू कैनॉट लीव देम एंड गो, यू कैनॉट वॉक अवे फ्रॉम देम, मतलब आप उनको छोड़ के जा नहीं सकते, क्योंकि उनका कभी सोच नहीं था कि वो छोड़ के चले जाएं। अच्छा, इमरान खान ने सबसे बड़ी गलती की, ये जो 3 शब्द बोले, है ना, जिससे अमेरिका नाराज हो गया। इमरान खान ने कहा कि इट इज फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी फॉर तालिबान, इट इज अ फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, मतलब गुलामी से आजादी मिली अमेरिका जाने के बाद, मतलब ये अमेरिका के गुलाम थे। और उससे अमेरिका इतना नाराज हो गया कि वो, ये आपको उसके बाद मालूम है क्या हुआ इमरान खान की सरकार का। और अभी 10-15 दिन पहले अमेरिकन कांग्रेस में बहस हुई, जिसमें वहां के सेनेटर्स ने कहा कि शहबाज शरीफ से डील करना आसान है इमरान खान के कंपैरिजन में। उनको मुश्किल है, क्योंकि जी, जैसे वो अफगानिस्तान में जो, मतलब कि इनको हथियार वगैरह लाने थे, तो उसके लिए इन्होंने स्पेस मांगी थी कि पाकिस्तान में हमें स्पेस चाहिए। तो वहां पर इमरान खान का एक वर्ड काफी ज्यादा हिट हुआ था, और उसमें वो कह रहे थे कि एब्सोल्युटली नॉट। तो वो उसकी वजह से उनकी बहुत ज्यादा हट गई थी। नहीं, वो भी है कि जो उस्माना बिन लादेन मारा गया है ना एटवाबाद में, उसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान ने डायरेक्ट हेल्प कर, मतलब अमेरिका को पाकिस्तान पे इवन 1% विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने सीक्रेट रखा, पाकिस्तान से कोई हेल्प ही नहीं ली। और उसके बाद भी जब उस्माना बिन लादेन को मार के अमेरिका वापस लौट गया, तो वो जो एक पोलियो का डॉक्टर था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, जिसने उसको आइडेंटिफाई किया था, उसको पकड़ के पाकिस्तान ने जेल में डाल दिया।
ये बहुत बड़ी गलती रही। इससे दुनिया को ये संदेश गया कि ये तो उनके साथ मिले हुए थे, कि जो डॉक्टर ने आइडेंटिफाई किया उसको कभी जेल में डालना नहीं था, समझे आप। तो ये जो ब्रिटेन 1947 में जैसे छोटे सब कुछ छोड़ते चले गए आजादी देके, ऐसा ही अभी क्या हुआ कि अमेरिका सब कुछ छोड़ के अफगानिस्तान से चल दिया। और पाकिस्तान में क्या हुआ कि पाकिस्तान में सबको एक मजा आने लगा, है ना, एक एंजॉयमेंट, कि वो जैसा अपन ने उनकी बात की थी वालिद की, जिन्ना साहब के। तो इस प्रकार पाकिस्तान में जो मुजाहिदीन है और इनको, आप अफगानिस्तान जाएंगे हर आदमी के पास AK-47 राइफल है, सब मेड इन यूक्रेन या मेड इन रशिया। मतलब वो एक राइफल भी नहीं बना पाते हैं, लेकिन खाने को खाना नहीं है, हर आदमी को राइफल चाहिए। तो क्या है कि जब अमेरिका वहां से छोड़ के सब कुछ छोड़ के चल दिया, तो हमें पाकिस्तान को पहले ही ये समझ जाना चाहिए था कि ये मुजाहिदीन और ये अल्लाह सोल्जर, ये सब कॉन्सेप्ट में अब ये मकसद पूरा हो गया, इससे अपन पलट के अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ध्यान दें। लेकिन वो इतने ज्यादा उसके नशे में चूर हो गए या नशे में रहे कि वो उसको, उस कॉन्सेप्ट को छोड़ ही नहीं पाए, और उसके मारे पाकिस्तान का बहुत तेजी से इकोनॉमिक डाउनफॉल हुआ। ये इकोनॉमिक तकरीबन ये लास्ट 2 ईयर से काफी ज्यादा डाउन हुआ है, बल्कि मैं ये कहूंगी कि लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा हुआ है। 1 साल पहले अगर हम पीछे चले जाएं तो काफी ज्यादा, तब से फ्लड आने से, हाँ, जब पाकिस्तान में फ्लड आया था उसके बाद से जो है वो इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई और महंगाई बहुत बढ़ी। नहीं, ये जो है ना सैमा जी, क्या है कि देखो अमेरिका में 50 स्टेट्स है ना, 50 राज्य हैं, लेकिन जैसा बोला जाता है कि अमेरिका इज अ कंट्री ऑफ 52 स्टेट्स, मतलब 52 स्टेट्स का कंट्री है। तो 52 में कौन दो हैं, एक है 51 है इंग्लैंड और 52 है इजराइल। तो हमें हमेशा अमेरिका के साथ जो भी होता है उसके साथ इजराइल और इंग्लैंड खड़ा रहता है, कभी वो मना नहीं करते हैं। हाँ, तो इसमें क्या हुआ कि देखो अमेरिका सबसे ज्यादा मिलिट्री एड देता था इजराइल को, और थोड़ा बहुत इजिप्ट को देने लगा था, कि कैंप डेविड अकॉर्ड करके हुआ था इजराइल और इजिप्ट के बीच में, तब से अमेरिका इजराइल को $1 बिलियन देता था और $1 और $2 बिलियन पाकिस्तान को देता था, समझे। और पाकिस्तान इसको टेकन फॉर ग्रांटेड समझता था कि हमें तो हमेशा के लिए मिलते ही रहेगा। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आए, और मैं अभी अपन ने जो चर्चा की कि इमरान खान ने जो खतरनाक 3-4 वर्ड्स बोल दिए, उससे डोनाल्ड ट्रंप इतना नाराज हुए कि उन्होंने तुरंत मिलिट्री एड देना टोटली पाकिस्तान को बंद कर दिया। अच्छा, दूसरी चीज क्या हुई, ये जो यूक्रेन वॉर हुआ यूरोप में, है ना, यूरोप में देखो 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद से कोई वहां जंग नहीं हुई है, और अब वहां जंग होने लगी। तो ये जो बोलते हैं कि ब्लू आइड बॉयज, है ना, मतलब यूरोपियन लोग जो हैं ब्लू आइड ब्लॉन्ड्स बोलते हैं, मतलब नीली आंख वाले ब्लॉन्ड लोग। ब्लॉन्ड मतलब वो होते हैं जिनके बाल काले नहीं होते, दूसरे सिल्वर कलर ऑरेंज कलर वगैरह के होते हैं, ब्लॉन्ड कहा जाता है। तो वो व्हाइट सुपरमेसी तो भाई, उन्हें लगता है कि व्हाइट लोग दूसरों से आगे हैं। तो उन्हें जब वहां यूरोप के लोग मरने लगे, तो अमेरिका का और भी यूरोपियन कंट्रीज का सबका ध्यान वहीं चला गया। तब उन्हें कोई मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं या पाकिस्तान को समस्या है या प्रॉब्लम है, उन्हें तो सबका फोकस अभी देखो IMF ने लगभग $14 बिलियन दिए यूक्रेन को, जबकि हो सकता है यूक्रेन कभी उसको लौटा ही नहीं पाएगा, और अमेरिका भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स देते जा रहा है, हथियार देते जा रहा है। अब क्या हो गया कि ये सब पाकिस्तान अफगानिस्तान ये सब हो गए बैक स्टेज, और उनके लिए अब इनकी कोई अहमियत नहीं है। अब उनका मेन प्रायोरिटी हो गया यूक्रेन। और ये जो है इसके बारे पाकिस्तान ने कभी ना तो इसको एक्सपेक्ट किया था कि इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा, ना कभी इसके लिए तैयारी की थी। उसके बारे पाकिस्तान में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है ना। अच्छा, पाकिस्तान में क्या है सैमा जी, जो इन्फ्लेशन रेट हो रहा है ये एक्चुअली आर्टिफिशियल था। जैसे चाइना का भी इन्फ्लेशन रेट आर्टिफिशियल है ना। एक्चुअली किसी भी देश में उतना ही करेंसी प्रिंटेड होना चाहिए जितना गवर्नमेंट के पास गोल्ड रिजर्व हैं। तो पाकिस्तान के पास मान चलो 100 टन गोल्ड रिजर्व हैं गवर्नमेंट के पास, तो जो 100 टन गोल्ड की कीमत जितनी है उतनी करेंसी होना चाहिए। लेकिन वहां की गवर्नमेंट प्रिंट करते जा रही है, तो इसलिए वहां की करेंसी डीवैल्यू होते जा रही है। अच्छा, पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई कुछ एक्सपोर्ट है नहीं, नाम के लिए एक्सपोर्ट है, सब कुछ इंपोर्ट होता है, सुई से लेकर हर चीज। अफगानिस्तान की भी यही हालत है, लेकिन अफगानिस्तान में ये एडवांटेज है कि वो इंपोर्ट कुछ करते ही नहीं, वो तो सब कबीले लोग हैं, मतलब कुछ भी 2 पठानी 3 पठानी सूट पहन लिए, उन्हें ज्यादा कोई शौक भी नहीं है, और वो बस रोटी खाते हैं और पठानी सूट पहन लिए। उन्हें कोई इंपोर्टेड चीज, ना इंपोर्टेड कार चाहिए, ना इंपोर्टेड उन्हें मोबाइल चाहिए। हालांकि मोबाइल वगैरह है वहां लोगों के पास, लेकिन पाकिस्तान जैसा इतनी बड़ी बिजनेस नहीं है, इसलिए उनकी करेंसी थोड़ा सा मजबूत है पाकिस्तान से।
और इसका कोई फिक्स सोल्यूशन तो वही है कि पाकिस्तान इमीडिएटली अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम करे, है ना। IMF भी वही बोल रहा है कि आप कम से कम 20-25% मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम करो। देखो अभी पाकिस्तान थोड़ा बहुत इंप्रूव हो गया है। आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान में तो ये हालत थी कि बिजली भी नहीं थी और आटे की मारामारी थी। तो जब इतनी कमजोर स्थिति थी, इंडिया अगर चाहता था तब हमला कर देता, है ना। लेकिन इंडिया सोचता है ऐसा बाई फोर्स किसी कंट्री को कैप्चर करके अपन करेंगे क्या, और सिर दर्द शुरू हो जाएंगे। तो इंडिया कभी ऐसा अपनी मर्जी से नहीं हमला करेगा। तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान है और जो थिंकर्स है उन्हें सोचना चाहिए कि इतनी 6 लाख की मिलिट्री की क्या जरूरत है। मिलिट्री को 3 लाख कर दें, 4 लाख कर दें, जो 40-45 साल से ऊपर है सबको रिटायर कर दें, तो तुरंत है आगे 15 दिन में पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से तो नहीं सुधरेगी, लेकिन 20-30% एकदम जंप हो जाएगा। जी, वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की आधे से ज्यादा इकोनॉमी जो है, वो बजट जो है वो सारा उस पे मिलिट्री पे लग जाता है। और अगर वही एक्सपेंस हम अपनी कंट्री पर लगाते जो इतने सालों से हम मिलिट्री पे लगा रहे हैं, तो पाकिस्तान भी आज इस सिचुएशन में ना होता जो आज हुआ हुआ। हाँ, और मेन क्या है पाकिस्तान में कमल जी, बताइए। हाँ, नहीं, पाकिस्तान में पॉपुलेशन भी तो बहुत एक्सप्लोड हो गया है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी एक प्रॉब्लम है। देखो आपका जो मेन एग्रीकल्चर बेल्ट है वो पंजाब है, सिंध भी एकदम बहुत फर्टाइल नहीं है, और कश्मीर में भी कम एग्रीकल्चर होता है, बलूचिस्तान तो पूरा रेगिस्तान है ना। तो पाकिस्तान एग्रीकल्चर उतना कुछ डेवलप नहीं कर पाया और आबादी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तो फैमिली प्लानिंग हर घर में तकरीबन 5, 6, 7 इस तरह से तो बच्चे होते ही हैं। वैसे नॉर्मली 2-3 भी होते हैं, लेकिन ज्यादा मार्जिन अगर हम विलेज की साइड पर जाते हैं, सिटी में फिर भी कम है। अगर हम विलेज साइड पर जाते हैं तो आपको 5, 6